आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, आपने बलूचिस्तान चले जाएं, 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ पे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाकी हुकूमत नून लीग की है, रियासती इदारे एक पेज पे हैं, वहाँ एक ही पेज है। यहाँ तो ये कहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी चेंज है और ये जो मलबा है ये हमारे ऊपर तोप देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तो सारे एक पेज पे हैं। पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, अगर नाकाम हो चुके तो इस्तीफ़ा दे। फेडरल हुकूमत ये नाकामी का एतराफ़ करती है तो बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। रियासती इदारों पे भी ये सवाल उठता है कि आप सब एक पेज पे, तो ये चीज़ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। खैबर पख्तूनख्वा तो हर किसी को नज़र आ रहा है। तो वाहिद ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, जिसने 15 करोड़ का ग्रांट दिया पेशावर प्रेस क्लब को। पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने किसी भी प्रेस क्लब को इतना बड़ा ग्रांट नहीं दिया, और उसी ग्रांट में ये चीज़ शामिल है। उसी ग्रांट में आप सदर रियाज साहब से रब्ता कर सकते हैं। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सबको गवर्नमेंट की साइड से हो चुका है। अगर आपको मैं अर्ज करूं, वो तो प्रेस क्लब के फंड से हमें मिले। नहीं, प्रेस क्लब का देखिए 15 करोड़ का जो ग्रांट था उसी में ये चीज़ शामिल तो थी। हर साल मतलब हर साल तो 15 करोड़ तो नहीं मिले। 15 करोड़ का ना भी मिले ना, लेकिन हर साल प्रेस क्लब की जानिब से जो है ना ईद के लिए जो है ना वो 15 करोड़ का ग्रांट दिया इसलिए गया था कि उसमें 1-1 लाख रुपए जो थे वो पर जो उनका मेंबर है उनकी ईदी शामिल थी। 3-4 महीने पहले इसका ऐलान हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें तो उस वक्त कोई जिक्र नहीं था कि ये जो है ना, ये तो फिर आप अपने सदर से बैठ के ये सारी चीज़ उनके साथ डिस्कस कर लें। मैं तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ कि उस 15 करोड़ के ग्रांट में ये चीज़ शामिल थी। शायद साहब शफीजान साहब ये बताइए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आई है। कल बनों में पुलिस पर हमला हुआ है, लोई और देर में भी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है। तो क्या सूबाई हुकूमत के हिकमत-ए-अमली में कोई है कि इमरजेंसी बुनियादों पर दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए कोई प्लान वगैरह ऑपरेशन पाइपलाइन में है? देखिए, सबसे पहली बात कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। और जिस तरीके से ये वाक़यात आप देख रहे हैं कि जो हमारे साबका फाटा अजला हैं उनमें या फिर साउथ के कुछ अजला में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर है। देखिए, आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने जैसे ही हल्फ लिया और पहले कैबिनेट में हमने 31 अरब रुपए का ग्रांट दिया CTD के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए। फिर इसके अलावा हमने तीसरा जो बड़ा हिस्सा इस बजट में है वो पुलिस के लिए रखा गया है। 161 अरब से बढ़ा के 191 अरब हमने कर दिया है। तो ये तमाम तर जो स्टेप्स लिए गए हैं ये इसलिए लिए गए हैं ताकि हम CTD की, पुलिस की, स्पेशल ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि इन जैसे वाक़यात से निपटा जाए। लेकिन ये जो बंद कमरों के फ़ैसले जो इस्लामाबाद से जो दीगर जगहों से इम्पोज़ होते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज अ स्टेक होल्डर नहीं लिया जाता, ना कोई मशावरत होती है, जब वो फ़ैसले इम्पोज़ होते हैं तो इस किस्म के फ़ैसलों के रिज़ल्ट्स ये आते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, आपने बलूचिस्तान चले जाएं, 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ पे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाकी हुकूमत नून लीग की है, रियासती इदारे एक पेज पे हैं, वहाँ एक ही पेज है। यहाँ तो ये कहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी चेंज है और ये जो मलबा है ये हमारे ऊपर तोप देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तो सारे एक पेज पे हैं। फिर वहाँ पे 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया क्यों बन चुका है? वहाँ पे इस वक्त पंजाब के हमारे भाई मूवमेंट नहीं कर सकते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 5 पंजाबी भाइयों को शहीद किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, अगर नाकाम हो चुके तो इस्तीफ़ा दे। फेडरल हुकूमत ये नाकामी का एतराफ़ करती है तो बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। रियासती इदारों पे भी ये सवाल उठता है कि आप सब एक पेज पे, तो ये चीज़ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। खैबर पख्तूनख्वा तो हर किसी को नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट हो तो ना सिंध का बजट डिस्कस होता है, ना पंजाब का होता है, ना बलूचिस्तान का होता है, इवन फेडरल हुकूमत की भी बात नहीं होती। और खैबर पख्तूनख्वा पे सारे कैमरे फोकस होते हैं और हमें खुशी है कि कैमरे फोकस से हमारा जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी, लेकिन बलूचिस्तान पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारी तो बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है कि दहशतगर्दी मिलिट्री ऑपरेशन से ख़त्म नहीं हो सकती। किसी ऑपरेशन से आप दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं कर सकते, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के जवाब कौन देगा? ब्लू पासपोर्ट का इशू बना, 30 अप्रैल को कानून साजी होती है, सारे प्रेस गैलरी के मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। 6 मई को गवर्नर साइन करता है, 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है। 7 जुलाई तक 60 दिनों में कोई इस पर बात नहीं करता। इसहाक डार साहब का केस आता है, डिप्टी वजीर आज़म है, वजीर खारजा है, उसके नवासा इस केस में इन्वॉल्व होता है, बैरूनी ख़वातीन को बुलाता है, ज़्यादती का निशाना वो बनती है, उनको घर में बंद किया जाता है।
ब्लू पासपोर्ट के बाद कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा। ब्लू पासपोर्ट के जरिए उस मामले को दबा दिया गया, हम दबाने नहीं देंगे। ब्लू पासपोर्ट का जो इशू था वो सारी हकायक हमने आपके सामने रखी, उसको वापस लिया जा रहा है। कोई गलती हमसे हो गई मान लेते हैं हम, वो नहीं है कि बड़े असेंबली में खड़े हों कि भाई 1100 अरब का जहाज़ खरीदे तो खरीदा है भाई, फिर उस पर कैके भी लगते हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा खैबर पख्तूनख्वा की ब्लू पासपोर्ट पे। 75 का एक्ट उठाले सिंध का, उसमें ये चीज़ मौजूद है, मरात इससे बढ़ के हैं। 2024 पंजाब का एक्ट उठा लें, उसमें तो ये भी लिखा गया है कि ज़िला नाज़िमीन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इसहाक डार केस पे कोई बात नहीं हो रही। DIG जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि वो इस किस्म के केसेस में वो हेड होता है और वो इंक्वायरी की जो शवाहिद होता है वो मिटा देता है। क्राइम सीन का चौथे रोज़ फ्रांजिक क्यों हो रहा है, पहले दिन क्यों नहीं हुआ? CCTV फुटेज किधर है? DIG आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, हमने अपनी ब्रीफिंग आपके सामने रखी, आप सवालात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मौसूफ आते हैं, एक पेपर पढ़ के निकल पड़ते हैं, सहाफ़ी का सवाल ही नहीं लेते। इस केस के ताने बाने मरियम नवाज तक और इसहाक डार के घर तक जाएंगे। और ये इमरान शफकत जो तजज़िया-निगार है, जो सीनियर रिपोर्टर है, उसने भी ये बात कही है, लेकिन पूरा मीडिया खामोश है। और मीडिया को क्या धमकियां दी गई है वो भी हमें पता है। 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। वो कैदी नहीं है, अगवा किए गए हैं। अगवा इसलिए किए गए हैं कि कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। 302 का जो मुल्ज़िम होता है उससे भी फैमिली मिलती है। खान साहब पिछले 7 महीनों से आइसोलेशन में हैं, तभी सहूलत उनको नहीं मिल रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, वकला का एक्सेस नहीं है। जिस केस में उनको निशाना बनाना होता है तो उसकी कार्रवाई को तेज़ कर दिया जाता है। जिस केस में तहरीक इंसाफ अपने लिए कानून के ज़रिए आसानी ढूंढना चाहती है तो वो दरवाजे अदालत के हमारे ऊपर बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको तो अगवा किया गया, उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। कल हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था, गौर साहब ने उसको चेयर किया। एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। हमारा वर्कर भी ये चाहता है कि इस बार एक दिन का एहतजाज ना हो और एक बेहतरीन किस्म का, मजबूत किस्म का लाएमल आना चाहिए। उस पर पार्टी काम कर रही है। चकजई साहब भी अपना स्केजुअल अनाउंस करेंगे, तहरीक इंसाफ भी अपना स्केजुअल आपके सामने रखेगी। तहरीक की जो आगाज़ है वो 5 अगस्त से होगा। अफगानिस्तान से जो हमारे मास्टर भाई आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस, आ तो नहीं रहे, जा रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं जी, कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से वो आ रहे हैं। वापसी के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं और पुलिस को क्या ऑर्डर किया हुआ है? पहली बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उनको भेजना फेडरल गवर्नमेंट का ही अहकामात थे। फेडरल गवर्नमेंट ने ही तमाम अफगान जो हमारे भाई थे उनको वापस भेजा। और इससे बढ़ की चीज़ मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में तो हम सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्ले करना चाहिए। अमेरिका और ईरान की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से तिजारत की बात भी हो रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, उसका बॉर्डर हमने बंद किया हुआ है। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान से आप तिजारत की बात कर रहे हैं, दुनिया में आप सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपने बंद किया है। आप वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ से कोई भी एक्शन होता है हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़, उससे दुगना जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। लेकिन हमने पहले भी बातचीत के ज़रिए, जिरगे के ज़रिए, मशरान के ज़रिए बड़ी बड़ी चीज़ें हल की हैं अफ़गानिस्तान के साथ। आज अगर बॉर्डर बंद है तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, यहाँ के ताजिर को हो रहा है, यहाँ के बिजनेसमैन को हो रहा है, यहाँ के मज़दूर को हो रहा है। हमारा तो यहाँ से चीज़ें जाती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वहाँ से आती थी, यहाँ से लोग उस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, तो लोगों का एक सिलसिला, एक रोज़गार जारी था। उस बंद करने से हज़ारों लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि ये कब तक बंद रहेगा। हमने तो बारहा ये चीज़ उनके सामने उठाई है, हमने तो बारहा उनके सामने ये चीज़ें रखी हैं, हमने लेटर्स भी लिखे हैं, NEC में भी इस पर बात हुई है। वज़ीर आला साहब को जहाँ मौका मिलता है NFC का मुकदमा भी लड़ते हैं और बॉर्डर की बात भी होती है। अब जो लोग यहाँ से चले गए हैं, ये फेडरल हुकूमत के अहकामात थे, उनके मुताबिक उनको वापस भेजा गया है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से वापस आ रहा है तो गैर कानूनी तरीके से नहीं आना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए।